हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए जब हम इस प्रकार के सवाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हम उसको कैसे लिखते थे। आपने 9th और 8th में पढ़ा है कि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या 2/3 है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाता था p और नीचे वाला क्या हो जाता था q। कहने का मतलब ये अंश, ठीक है, अंश और ये हर क्या हो जाते हैं। अगर कोई संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखिए तो वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। ठीक है ना, ये आप 7th 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। अब आप 10th में आ गए तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। और हाँ, जहाँ पे आप एक चीज और देख लीजिए, क्यू जो है जीरो नहीं होता था। ठीक है ना, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहली चीज तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने यहाँ पे इसको परिमेय संख्या माना है, अंत में हम क्या करेंगे, इसको गलत साबित कर देंगे। जो हमने परिमेय संख्या माना है इसी अपनी स्टेटमेंट को हम गलत साबित कर देंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि रूट 5 एक वास्तव में अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैंने अभी आपको समझाया कि लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को रूट 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं p बटे क्यू। ठीक है ना, परिमेय संख्या को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए हम जो नई चीज यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो क्या है, जहां जहां p q सह अभाज्य, सह अभाज्य कहने का मतलब को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए को प्राइम नंबर संख्या है। तो देखिए अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये सह अभाज्य क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए यही पॉइंट है जिससे आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए जैसे कोई ग्रुप है 2 और 3 का। ठीक है, और देखो एक ग्रुप हम लिख लेते हैं 3 और 5 का। ठीक है ना, और ये एक ग्रुप है p और q सह अभाज्य है। ठीक है, एक इसी को ले लेते हैं p और q। देखिए होता क्या है, जैसे हम दो है, ठीक है, अगर हम दो के फैक्टर करें, दो के गुणनखंड करें तो हमें मिलेगा 1 × 2। ठीक है ना, 3 का करें तो हमें मिलेगा 1 × 3। ठीक है, इधर हम ऐसे ही 3 का करें तो हमें मिलेगा 1 × 3, और 5 का करें तो हमें मिलेगा 1 × 5। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 में जो कॉमन गुणनखंड है, 2 और 3 में जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, एक। ठीक है, एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनका जो है कॉमन गुणनखंड एक होता है, ठीक है ना, वे सह अभाज्य होती हैं, को प्राइम होती हैं। यहाँ पे देखो 3 और 5 को प्राइम है क्योंकि इनका भी जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, एक। एक के अतिरिक्त देखो 3 है और 5 है, तो ये ना तो 3 इसमें है, ठीक है, ना 5 जो है इसमें है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जब हम p के गुणनखंड करेंगे तो जो हमने लिखा है ना पी क्यू सह अभाज्य है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 × p। ठीक है, और q इज इक्वल टू 1 × q। देखो जैसे 3 को हम 1 × 3 लिखते हैं तो वैसे ही हम p को 1 × p लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इनका भी क्या है कि जो कॉमन गुणनखंड है p और q का कॉमन गुणनखंड क्या है, वो एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज को आप नोट कर लो। ठीक है बेटा, देखो इसी से आपका जो है आंसर आने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखो आपने लिखा है रूट 5 इक्वल टू p/q। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप, ये देखो रूट 5 इक्वल टू p/q। तो देखिए अब इसके आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसको जो है इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा और समझा दूंगा लास्ट में। तो देखो जो हमारा रूट 5 इक्वल टू p/q लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना दोनों तरफ जो है वर्क कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्क कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों अक्षों
वर्ग करने पर। ओके, देखिए जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू py/q का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो आप एक चीज जान लो, यहाँ आपका आज हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन का, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ मैं आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, ठीक है ना। और py/q का स्क्वायर करेंगे तो देखो हमें मिल जाएगा p² अपॉन q², ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू p², ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, हम अगर q² इधर लिख लें और p² के बटे में 5 भेज दें, ठीक है ना। देखिए 5q² इक्वल टू p² है तो q² यहाँ रख के p² के बटे में हम 5 भेज सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है p²/5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, p²/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कोई संख्या लिखी होती है, जैसे 10 लिखा है, ठीक है, नीचे 2 लिखा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा 10 है वो क्या है, 2 से विभाजित है। जैसे 10/2 लिखा है, 10/2 को हम इस ऐसे, सॉरी, 10/2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 से 10 को भाग, आप सवाल करते होंगे छोटे क्लासों में आपने करे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से तो इसका मतलब हुआ कि जो p² है वो 5 से विभाजित है, ठीक है ना। आई होप आप इसको समझ गए हो, p² 5 से विभाजित है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो देखो जब कोई संख्या विभाजित होती है, जैसे p² 10 था, p² 10 था, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे नहीं, जैसे इसका मतलब क्या है, 10 है तो वो 2 से विभाजित है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 से 10 को विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे 10 2 से विभाजित है, वैसे यहाँ पे p² 5 से विभाजित है, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरी समझने वाली चीज क्या है, वो ये है विभाजित और गुणनखंड। जैसे देखो 10 जब 2 से विभाजित है, ठीक है ना, तो इसका जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे, देखो 2×5 = 10 और 5×1 = 5। तो जब कोई संख्या विभाजित होती है ना किसी संख्या से, तो वो जो विभाजित संख्या करती है, जैसे ये भाजक, वो उसका गुणनखंड भी होती है, ठीक है। जब ये दो 10 को विभाजित कर रही है तो ये 10 का गुणनखंड भी है, ठीक है ना। जब 10 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 10 का गुणनखंड भी है, ठीक है ना। जैसे देखो ये 2 यहाँ पे 10 का गुणनखंड है, क्योंकि ये 2 जो है 10 को विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कौन सी संख्या करेगी, जो संख्या गुणनखंड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि p² जो है वो 5 से विभाजित है, तो इसका क्या मतलब हो गया, p² का जो गुणनखंड है वो 5 है, ठीक है ना। अब देखो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p² का जो गुणनखंड है 5 है, ठीक है। चूंकि p² का एक गुणनखंड गुणनखंड 5 है, ठीक है। p² का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक हमारी जो प्रमेय है जो आपकी पुस्तक में दी गई है वो क्या कहती है, वो ये कहती है अगर p² का गुणनखंड अगर 5 है, ठीक है, अगर 5 है, ठीक है, तो p का गुणनखंड भी 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी किताब में प्रमेय लिखी हुई है, ठीक है, कि p² का गुणनखंड 5 है तो p का गुणनखंड भी 5 हो जाएगा। देखो इसको भी समझ लेते हैं, जैसे इनका कहने का मतलब है कि अगर p है, p मान लो 10 है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हम कर दें, ये वाला देख रहे हैं हम, ठीक है, अगर p हम 10 मान लें और इसका स्क्वायर कर दें, तो वो अगर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 100, 10 × 100 / 5, है ना। तो ये 20 बार जाएगा, 5×100।
तो इनका कहने का मतलब है अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो हमारा पी है कहने का मतलब 10, वो भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये यही कहना चाह रहे हैं। विभाजित होने का मतलब क्या होता है, गुणनखंड में अभी आपको समझा चुका हूं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपकी प्रमेय के अनुसार कि अगर चूंकि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो पी का एक गुणनखंड पी का भी आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है। ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से पता चल गया कि भैया जो है P का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा P है, ठीक है ना, P का भी एक गुणनखंड 5 है, इसको क्या करेंगे, ये जो P है ना हमारा, देखो यहाँ पे जो ये P है इसके गुणनखंड रख लेंगे हम इस वाले समीकरण में, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम जो P के गुणनखंड है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः P इज इक्वल टू 5C। ठीक है। हम जो समीकरण नंबर 1 हमारा है ये वाला, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 5C पुट कर देंगे। अब आप कहोगे सर आप जो है P इज इक्वल टू 5C क्यों पुट कर रहे हो यहाँ पे, ये तो समझा दो। तो देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपका एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखो आपको अभी मैंने बताया कि जो P स्क्वायर है, सॉरी जो P है, P का एक गुणनखंड 5 है, ये देखो यहाँ पे बताया मैंने ना, P का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा रफ पेज खत्म हो गया, थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम यहाँ पे। चलो यहाँ पे बताता हूँ, P इज इक्वल टू 5C हमने क्यों रखा है। देखो अभी मैंने आपको बताया P का एक गुणनखंड 5 है, जैसे इसको मान लो P को 10, ठीक है, तो हम 10 के जो गुणनखंड है उनको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 × 5 = 10। ठीक है ना। तो यही इसी तरीके से जो P है उसका हमारे पास एक गुणनखंड क्या है, 5। ठीक है। और एक गुणनखंड C क्या है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे चलिए आपने 5 तो रख लिया, लेकिन ये जो सी है इसको क्यों रखा आपने यहाँ पे। तो देखो बेटा सी एक पूर्णांक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था पूर्णांक, ये देखो यहाँ पे आप जब ऊपर चलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो आपको पता चला था कि P का एक गुणनखंड क्या है, एक भी है। ठीक है ना। तो वही जो यहाँ पे C है ना, वो एक का मान है। ठीक है, एक को हमने C लिख लिया है, जो एक हमारा पूर्णांक है। देखो एक हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं, पी की और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 5 × 1 × 2 या 3 भी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो पूर्णांक है ना, इनको हमने क्या रखा है यहाँ पे, सी माना है। ठीक है। और 5 तो हमें पता ही चल गया कि पी का एक गुणनखंड 5 है, जो कि ये है, देखो अभी हमें पता चला। ठीक है ना। तो जो हमारा सी है वो यहाँ पे सी जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि हमें जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इसके इनटू में कोई भी और गुणनखंड पी के हो सकते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा, जैसे अभी आपको समीकरण 1 से पता चला कि P का एक गुणनखंड 5 है, और जब हमने ऊपर सहअभाज्य माना था तो वहाँ से आपको पता चला था इसका एक गुणनखंड 1 भी है। लेकिन देखो इसके 5 के अतिरिक्त और भी तो गुणनखंड हो सकते हैं ना बेटा, उन्हीं को यहाँ पे C माना गया है। ठीक है ना। तो उसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, C माना है। ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए कि बेटा 5C यहाँ पे हमने क्यों रखा। ठीक है ना। अब आपको और ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल बचा हुआ है हमारा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P की वैल्यू 5C है, जहां हम यहाँ लिख लेते हैं C एक पूर्णांक है। ठीक है। C एक पूर्णांक है। अब देखो बेटा होगा क्या यहाँ पे, P इक्वल टू 5C, हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में 5C वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, Q² इक्वल टू P² / 5। तो देखो Q² इक्वल टू P की जगह क्या रखना है हमको, 5C, 5C स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, 5C² / 5, यही तो है हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q² इजकल टू पचम 25C², ठीक है, और बटे 5। ठीक है। और देखो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5C²। ठीक है ना। Q² इजकल टू 5C²। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो ये 5c² है ना, इसमें c² को यहाँ लिख देते हैं और हम क्या करेंगे, q² के बटे में 5 पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसे ये c² है तो देखो यहाँ से ये जो 5 है यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो उसी को हमने बदल के लिख लिया है इधर का उधर करके। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम यहाँ पे c² के बराबर में लिख लेते हैं q²/5। तो देखो आपको यहाँ से एक चीज पता चलेगी, जैसे कि हमने अभी पीछे किया था कि q² का p² का एक गुणनखंड 5 था, वैसे यहाँ पे देखो q² का भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि q² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। देखो ये तो आप समझ ही गए होगे कि q² का एक गुणनखंड 5 है तो q का गुणनखंड एक 5 होगा। ये तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाया थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पे। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था, ये पूरा जो रफ हमने किया था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे सेम हो जाएगा कि q² का भी एक गुणनखंड 5 है तो q का भी एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ से देखो, आपको क्या पता चला कि जो समीकरण नंबर 1 था हमारा, देखो समीकरण नंबर 1, यही तो है ना हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। इससे आपको पता चला कि जो p है उसका एक गुणनखंड क्या है, 5। ठीक है, और हमारे समीकरण नंबर 2 है, हमारा समीकरण नंबर 2 c² = q²/5, उससे आपको पता चला कि यहाँ पे जो हमारा q है उसका भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे एक चीज सोचो, जब हमने यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं देखी थी तो हमें हमने माना था कि p और q है उनका कॉमन गुणनखंड एक ही है। ठीक है ना, यही तो माना था आपने। और यहाँ पे हुआ क्या कि इसके इनटू में 5 भी आ गया कि नहीं, यही तो हुआ है। अभी देखो भैया, समीकरण नंबर 1 और 2 से आपको पता चला कि जो p है उसका गुणनखंड भी 5 है, और देखो समीकरण नंबर 2 से पता चला आपको कि q है उसका गुणनखंड भी 5 है। तो कहने का मतलब p के गुणनखंड क्या हो गए, 1 × p × 5। ठीक है ना, ऐसे ही q के गुणनखंड क्या हो गए, 1 × q × 5 हो गए कि नहीं। तो देखो फिर ये तो हो गया कि ये सह अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये परिणाम क्यों प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हो गया ना कि जब इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, और जो हमारी परिमेय संख्या होती है ना, जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो होती हैं उनके अंश और जो हर होते हैं ना, परिमेय संख्या के अंश अंश और हर अंश और हर सह अभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहां से आप समझ गए होंगे सह अभाज्य संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारी p और q है, जो सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे एक आपको मिल गया 5, जबकि जो सह अभाज्य संख्या होती है उनका जो कॉमन गुणनखंड होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि p और q जो है हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा कि समीकरण 1 व 2 से यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P और Q का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। ठीक है ना, एक के अतिरिक्त इसका अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, जिससे यह साबित होता है कि P और Q सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या ये
नहीं है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना जो कि हमने माना था रूट 5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, उसके कारण हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः अतः रूट 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। देखो, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी और वीडियो जो हम नई लेके आए वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना।